ऑलराइट पीपल, क्या हाल चाल। मेरा नाम आरजे मयंक है। लखनऊ शहर में आप मेरे को सुनते हैं शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे तक रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर। और आज हमारे साथ स्टूडियो में और इस वीडियो में एक बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी है, डॉक्टर दीपांकर फ्रॉम मेदांता हॉस्पिटल। और आज हम बातचीत करेंगे एप्लास्टिक अनीमिया के बारे में। सबसे पहले डॉक्टर साहब, हेलो, हाय, हाउ आर यू। जितने भी लोग फिलहाल हमें देख रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा नमस्कार आपकी तरफ से। So, hi Mayank, and a very good evening to all the Lucknowites. So, I am Dr. Dipankar Bhattacharya, and I am an associate consultant at Medanta Hospital, Lucknow. हाँ, पेशे से मैं हेमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, एज पर जैसे आपको मयंक जी ने बताया। तो आज मैं आपको एप्लास्टिक एनीमिया उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। तो बस एक जो हम डेफिनेशन की बात करते हैं, एप्लास्टिक मतलब कि जो हमारा बोन मैरो है उसका फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, यानी कि जो प्लास्टिसिटी है वो खत्म हो जाती है बोन मैरो की, दैट इज फंक्शनिंग इज नॉट प्रॉपर। तो उसी को हम एप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। ओके डॉक्टर साहब, कमिंग टू द सिम्टम्स। कोई भी बीमारी होती है तो उसके सिम्टम्स भी होते हैं। कैसे पता चलेगा किसी इंसान को कि हाँ ये एप्लास्टिक अनीमिया भी हो सकता है? तो एप्लास्टिक एनीमिया जैसे कि मैं बता रहा हूँ, बोन मैरो जो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स बनाने में मदद करते हैं, वो नॉन फंक्शनिंग हो जाता है। तो जो रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाते जिसकी वजह से खून की कमी या हेमोग्लोबिन की कमी होती है। दूसरा है प्लेटलेट्स नहीं बन पाते जिससे प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है और ब्लीडिंग टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं। और तीसरा होता है जो व्हाइट ब्लड सेल काउंट है वो कम होने की वजह से इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये तीन मेन जो सिम्टम्स है वही हमें इस बीमारी को पकड़ने में मदद करते हैं। ओके डॉक्टर साहब, एप्लास्टिक अनीमिया क्या मान सकते हैं कि हेरिडिटरी है या फिर न्यूट्रिशन में कमी की वजह से हो सकता है? क्या रीजन होता है ज्यादातर इसका? सो एप्लास्टिक एनीमिया का रीजन यूजुअली जो बच्चों में देखा गया है वो हेरिडिटरी होता है। वो हमेशा फैमिली की एक किसी मेंबर में कुछ एनीमिया या कोई किसी में प्लेटलेट की कमी है तो वो हमें जरूर देखना चाहिए और फैमिली मेंबर में ये जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि बच्चों में यूजुअली जो हेरिडिटरी कॉजेज होते हैं वो कॉमन होते हैं। हाँ, बड़ों में जहां तक बात होती है, एप्लास्टिक एनीमिया के कॉजेज यूजुअली डिफाइंड नहीं होते, जो बताते हैं मोस्टली किसी इन्फेक्शन के बाद कभी बोन मैरो काम करना कम कर देता है, और या किसी, जैसे हम लोग नॉर्मली कहते हैं, किसी ड्रग्स या केमिकल्स, वो तो किसी भी ड्रग्स या केमिकल से हो सकता है, बट जो मेन है वो इन्फेक्शन के बाद होने के चांसेस एप्लास्टिक के ज्यादा होते हैं। डॉक्टर साहब, आपने मेरे को बताया, ये मेरे को समझ में इतना तो समझ में आ गया है कि ये जो बीमारी है, ये जो कंडीशन है, ये इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है आगे जाके अगर हमने टाइमली इलाज नहीं किया तो। जब इलाज की बात आई है तो व्हाट ऑल आर द पॉसिबल ट्रीटमेंट्स? अगर कोई एक पेशेंट है जिसको एप्लास्टिक अनीमिया है तो क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं? तो सबसे पहले तो हम ट्रीटमेंट से पहले एक सपोर्टिव केयर देते हैं। जो खून की कमी है उसमें खून या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, जो प्लेटलेट्स की कमी है उसमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, और डेफिनेटली एंटीबायोटिक का कवर देना चाहिए क्योंकि इन्फेक्शन का काफी ज्यादा रिस्क होता है। इस स्टेप के बाद जो सपोर्टिव केयर है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है वो होता है बेसिक जो फाइनल ट्रीटमेंट। उसमें दो ट्रीटमेंट्स होते हैं। एक तो होता है इसमें एटीजी थेरेपी। एटीजी थेरेपी इसे हम इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी बोलते हैं, यानी कि जो ये बीमारी होती है आपकी अपनी इम्यूनिटी ही खुद बोन मैरो को डिस्ट्रॉय करती है, और इसीलिए हमें अपनी इम्यूनिटी को ही सप्रेस करना पड़ता है इन ऑर्डर टू प्रोमोट फिर से बोन मैरो नॉर्मल फंक्शन करे। तो ये एटीजी या इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी एक पहला इलाज होता है। जो दूसरा है उसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूजुअली हम कहते हैं यंगर पेशेंट्स में, जो कि यूजुअली हम कहते हैं 40 साल से कम है, उनमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट का अच्छा रोल है। पर जरूरी बात है उसमें भाई बहन से मैच होना चाहिए, जिसे मैच सिबलिंग डोनर ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो ये दो सबसे बेस्ट ऑप्शंस हैं और इसमें काफी हद तक सफलता मिलती है। डॉक्टर साहब, आपने इतने सालों का एक्सपीरियंस इस फील्ड में रखा है, बहुत सारे पेशेंट्स को भी आपने ट्रीट किया है। क्या कोई ऐसा केस आप हमें बता सकते हैं जहां पे एप्लास्टिक अनीमिया से एकदम 100% रिकवरी हुई हो किसी की, और कितने % चांसेस होते हैं कि हाँ इंसान पूरा रिकवर हो जाएगा? तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ, जो बच्चों में होता है या विद इन जो 40 इयर्स ऑफ एज होता है, जो यंग एडल्ट्स में भी, उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट का काफी अच्छा रोल है। तो उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट का जो क्योर रेट इज अराउंड 80%, मतलब हम 10 को अगर ट्रीट करें उसमें 8 बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। पर जो सेकंड होता है एटीजी थेरेपी, एटीजी थेरेपी में हम कहते हैं कि बहुत अच्छा क्योर रेट है, उसमें भी 70-75% चांसेस होते हैं क्योर होने के। बस डिफरेंस यही है कि अगर
कोई मैच सिबलिंग डोनर है तब बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए डेफिनेटली जाना चाहिए। अगर नहीं है और पेशेंट थोड़ा सा एजेड है, जैसे 40 ईयर्स के ऊपर है, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट में कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं, इसलिए हमें एटीजी थेरेपी में जाना चाहिए, जिसमें कि कॉम्प्लिकेशन रेट कंपेरेटिवली कम है और कॉस्ट वाइज भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट में ज्यादा कॉस्ट होता है एज कम्पेयर टू एटीजी थेरेपी। तो दोनों चीज को, रिस्क एंड बेनिफिट को बैलेंस करके ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। ओके डॉक्टर साहब, ओवर द टाइम जो टेक्नोलॉजी है, क्या उसने मदद की है इसकी रिकवरी में? डेफिनेटली हम कहेंगे ओवर द टाइम आजकल इतना ज्यादा एडवांसमेंट्स आए हैं, जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट टेक्निक्स एंड जो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, जैसे मैंने कहा, एटीजी के साथ आजकल और नई दवाएं आ गई हैं, जो कि ऐड करने से पहले जो होता था, आज से 10-15 साल पहले सिर्फ एटीजी थेरेपी और एक साइक्लोस्पोरिन दवा होती थी, जिसका हम लोग कहते थे रिस्पॉन्स रेट अराउंड 65 to 70% है। मगर आजकल नई दवाएं आ गई हैं, जिसकी वजह से जो ऐड करके ये रेट को 80 to 85% बढ़ा देती है। मतलब सिर्फ हम कहने के लिए जो रिस्पॉन्स चाहिए, सिर्फ 10 में से 8 से 9 लोगों को रिस्पांस आ जाएगा, जो कि पहले 15-20 साल पहले नहीं था। तो हम कहते थे 10 में से सिर्फ 6 ही ठीक हो पाते हैं। तो डेफिनेटली एडवांसमेंट आ रही है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट में भी आजकल बहुत एडवांसमेंट्स आ गई है। विद टाइम डेफिनेटली और ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। डॉक्टर साहब, ये एक कंसर्न बहुत सारी बीमारियों में देखा जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर बीमारी का इलाज उस पर्टिकुलर शहर में अवेलेबल नहीं होता। क्या इस केस में भी ऐसा है कि अगर किसी को एप्लास्टिक अनीमिया है और उसके इलाज उसको कराना है, तो क्या बड़े शहर की तरफ जाना जरूरी होता है या स्मॉल टाउन्स में भी दिस इज क्योरेबल? तो आजकल जैसे मैंने कहा, इतना एडवांस हो गया है कि हम छोटे शहर में भी, जैसे मैं अपने लखनऊ की ही बात कर लूं, तो लखनऊ के में भी आजकल ऐसे सेंटर्स हैं जहां पे आप जाके इसका सफलतापूर्वक ट्रीटमेंट करा सकते हैं, चाहे वो आप एटीजी बेस्ड थेरेपी का प्लान करें या बोन मैरो ट्रांसप्लांट का प्लान करें। इन दोनों ही केसेस में बहुत ही अच्छी तरह से आजकल लखनऊ जैसे शहर में भी हो सकता है। आप दिल्ली, मुंबई कहीं भी जाइए, वहां तो होता ही है, वो पहले भी होता था। बट जो आसपास के शहरों से आए हैं, आसपास की सिटीज से आए हैं, वो डेफिनेटली हताश ना हो कि हमें बड़े शहर में जाना है, हमें वहां रुकना है, हमें वहां पैसा खर्च करना है। वो लखनऊ शहर में भी इस चीज का इलाज सफलतापूर्वक करवा सकते हैं। ओके डॉक्टर साहब, क्या एप्लास्टिक अनीमिया में भी डोनर का कोई रोल होता है? डोनर जो है एप्लास्टिक एनीमिया में, जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, उस केस में डोनर की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम कहते हैं भाई बहन से सबसे अच्छा मैच होता है, जो एचएलए मैच हम बोलते हैं, वो डोनर अगर फुल मैच है तो हम कहते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट का रोल बहुत अच्छा है और सक्सेस रेट भी अराउंड 80-85% है। मतलब 10 में से 8 लोग या 9 लोग ठीक हो जाते हैं। तो अगर मैच है तो डेफिनेटली हमें सबसे पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट यंगर पेशेंट्स के लिए, जो हम कहते हैं 30 से 40 साल के अंदर है, उनमें डेफिनेटली फर्स्ट रोल बोन मैरो ट्रांसप्लांट का ही होता है। ओके डॉक्टर साहब, ये आपने इलाज के दौरान जितनी भी प्रोसेस होती है, जितने भी तरीके होते हैं, वो सब, जितने भी प्रिकॉशंस होते हैं, वो सब आपने मेरे को बताया। रिकवरी प्रोसेस के बारे में कुछ बताइएगा। एप्लास्टिक अनीमिया का जो रिकवरी प्रोसेस है, क्या वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है? क्या वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है या पेनफुल होता है? तो जो मैंने बताया, ये एक आपका इन्फेक्शन या किसी ड्रग्स, इन सब चीजों से एप्लास्टिक एनीमिया होता है, या बच्चों में कोई फैमिलियल हिस्ट्री हो तो इसमें आपकी जो इम्यून सिस्टम है, जो हम लोग प्रोटेक्शन के लिए काम आता है, जिसे हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो उस वही इम्यूनिटी आपकी एक गलत डायरेक्शन में जाके आपके बोन मैरोज को डिस्ट्रॉय कर रही है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब जैसे इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, जो एटीजी मैंने बताया, या बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इन सब केसेस में ये जो है आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करती है और रिकवरी होती है। बट हर चीज में रिकवरी में टाइम लगता है। हम कहते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद रिकवरी विद इन 1 to 2 मंथ्स होती है, और जो एटीजी थेरेपी में 3 से 6 महीने लगता है। बट अल्टीमेटली हम जो ट्रीटमेंट है वो लॉन्ग टर्म चलता है, मतलब 1 से 2 साल तक चलता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि हमें इम्यूनिटी को सप्रेस रखना है लॉन्ग टर्म के लिए। जब हम धीरे धीरे हम दवा को कम करते हैं तो चांसेस ऑफ रिलैप्स या दोबारा बीमारी आने के ज्यादा होते हैं, इसीलिए हम स्लो करके दवा को कम करते हैं, और अल्टीमेटली 1 से 1.5 साल मिनिमम लगता है इस ट्रीटमेंट को पूरा कंप्लीट करने में। क्या बात है। अभी आपने रिलैप्स की बात करी तो एक और सवाल आ गया, और ये मैं पूछूंगा क्योंकि मैं सवाल को अंदर रखता नहीं हूं। कितने चांसेस होते हैं रिलैप्स के? तो जो चीज है, जो हम पहले कहते हैं, जब रिस्पॉन्स रेट आता है, जो सबसे पहले सबकी मांग होती है या हर
पेशेंट पूछता है साहब हम कितना चांस है कि हम ठीक हो जाएंगे, तो सबसे पहले हम यही कहते हैं जो दोनों ही थेरेपीज हैं ऑलमोस्ट 80% चांस होता है कि आपका तुरंत विद इन 2 to 3 months या 3 to 6 months एज पर थेरेपी ठीक हो जाते हैं। पर उसके बाद जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, हमें लॉन्ग टर्म सर्वाइवल देखते, तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल जो है धीरे धीरे कम होता है, वो हम कहते हैं अराउंड 60 to 70% होता है। तो यानी कि जो अराउंड 30% केसेस वो रिलैप्स करते हैं, बिकॉज ये चीज आगे लॉन्ग टर्म में हमें देखना जरूरी है। तो 10 में से 3 पेशेंट दोबारा बीमारी आने के चांसेस होते हैं या ठीक ना होने के चांसेस होते हैं। बट अगर हम अपना जो थेरेपी है वो सही समय पे लेते रहें तो डेफिनेटली रिलैप्स के चांसेस कम होते हैं। ऑलराइट, तो डॉक्टर साहब आपने समय निकाला, हमारे स्टूडियो में आए, हमारे इस वीडियो का सेशन का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एप्लास्टिक अनीमिया के बारे में इतनी सारी चीजें बताई जो कि मी एज अ कॉमन मैन जो कि मेडिकल फील्ड से नहीं है, इतनी सारी नॉलेज मेरे को भी आज पता चली है, और जितने भी लोग फिलहाल हमें इस वीडियो में देख रहे हैं उनको भी काफी ज्यादा नॉलेजेबल लगा होगा ये वाला सेशन डॉक्टर दीपांकर के साथ जो कि मेदांता हॉस्पिटल से। डॉक्टर, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और रेडियो सिटी के लिसनर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि एक तो कोई भी सिम्टम हो तो उसको कैजुअली मत लें, क्योंकि एक छोटा सा सिम्टम भी बाद में बड़ा रोग का एक मतलब बाद में वो बड़े रोग में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो किसी भी सिम्टम को कैजुअली नहीं लेना चाहिए। जो भी सिम्टम मैंने बताया, चाहे वो सांस फूलना हो, चाहे वो ब्लीडिंग हो, कहीं से भी हो, तो उसको हमेशा अपने लोकल फिजिशियन को फर्स्ट दिखाएं, अपनी जांचें कराएं। जो सबसे सिंपल टेस्ट होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, उसको कराएं, उसमें देखें चाहे वो इन्फेक्शन है, चाहे वो प्लेटलेट कम है, चाहे वो हीमोग्लोबिन कम है, उस टेस्ट से बहुत क्लियर हो जाता है और आगे फर्दर चीज हम उससे ही पकड़ पाते। तो जितनी जल्दी आप अर्ली स्टेज पे पकड़ोगे उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल उसका ट्रीटमेंट होगा। तो यही मैं चाहूंगा कि अवेयरनेस रखिए, और जितना आप अवेयरनेस रखेंगे उतना ही ट्रीटमेंट भी इजियर होगा और सक्सेसफुल होगा। All right, thanks a lot, doctor. Thanks a lot for being a part of this lovely session. तो ये तो थे डॉक्टर दीपांकर मेदांता हॉस्पिटल से। आपने अगर इस वीडियो को एंजॉय किया है तो शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ। एप्लास्टिक अनीमिया के बारे में बहुत सारे लोग एडुकेट हो जाएंगे आपके एक छोटे से शेयर से। अभी तक अगर आपने पेज को लाइक नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू हिट द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर।